साथियों, आज राष्ट्रीय मूल्यवासी संघ के माध्यम से पूना पैक्ट का धिक्कार करने वाला कार्यक्रम मुंबई में हो रहा है और इसके लिए सारे देश भर में धिक्कार करने का जो राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है, उस अभियान के अंतर्गत आज मुंबई का ये कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम का विषय है, जो पर्चा हमारे बॉम्बे के साथियों ने पब्लिश किया, उसमें लिखा हुआ है पूना पैक्ट गांधी एवं कांग्रेस द्वारा जबरदस्ती से एवं षड्यंत्र पूर्वक हमारे लोगों पर थोपा हुआ समझौता है। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने किताब में लिख कर रखी हुई है, उसी को सब्जेक्ट बनाया गया है और उसको सब्जेक्ट बनाकर आज चर्चा करने के लिए साथियों रखा गया है। राष्ट्रीय मूल निवासी संघ के द्वारा पूना पैक्ट का धिक्कार करने का जो कार्यक्रम है, धिक्कार करने का जो राष्ट्रव्यापी अभियान है, इसके पीछे हमारा क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है? क्या धिक्कार करने के पीछे केवल धिक्कार करना हमारा मकसद है, या इसके पीछे कोई नोबल, कोई महत्वपूर्ण मकसद है, कोई उद्देश्य है? तो साथियों, ये बात इसके पहले कि इस विषय पर आप लोगों को बताया जाए, इस मकसद को भी मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं। पूना पैक्ट का धिक्कार करने के पीछे धिक्कार करने का मकसद नहीं है, बल्कि पूना पैक्ट के बारे में बाबा साहब आंबेडकर ने पूना पैक्ट का निषेध करने वाला, पूना पैक्ट का विचार, पूना पैक्ट के विरोध करने वाला, उसका धिक्कार करने वाला और जेल भरो आंदोलन करने वाला जो विचार है, या पूना पैक्ट के विरोध में धिक्कार करने वाली जो विचारधारा है, उस विचारधारा का हमारे लोगों को पता नहीं है, जानकारी नहीं है, और इसलिए जानकारी ना होने की वजह से बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा का जो पूना पैक्ट के विरोध में, निषेध में और धिक्कार करने वाला जो विचार है, जो विचारधारा है, वो विचारधारा हम सारे राष्ट्र में बताना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, प्रसार करना चाहते हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के आधार पर जो पूना पैक्ट के बारे में है, उसका प्रबोधन करना चाहते हैं, ताकि लोग पूना पैक्ट के बारे में जो सही और वास्तविक जानकारी है, वो वास्तविक जानकारी उनको मिल सके। ये इसका एक मकसद है। दूसरा मकसद ये है कि पूना पैक्ट, जैसा बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि पूना पैक्ट का एक मकसद था कि हमारे लोग अपने रियल रिप्रेजेंटेटिव विधिमंडलों में और
संसद में भेज सके, सच्चे प्रतिनिधि चुनकर भेज सके, वो सच्चे प्रतिनिधि चुनकर भेजने के लिए पूना पैक्ट के द्वारा जो जॉइंट इलेक्टोरेट लाया गया, उसकी वजह से हम लोग अपने सच्चे प्रतिनिधि चुनकर नहीं भेज पा रहे हैं। और ना भेजने की वजह से उनके जॉइंट इलेक्टोरेट के द्वारा, जैसा बाबा साहब अम्बेडकर ने किताबों में लिख कर रखा कि इसने हमारे समाज में दलाल और भड़वे पैदा किए, टूल और स्टूज और चमचे पैदा किए, गुलाम पैदा किए, और इन लोगों ने हमारे महापुरुषों का जो राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण किया था गुलाम भारत में, वो आंदोलन तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। जो आंदोलन पूना पैक्ट के द्वारा जॉइंट इलेक्टोरेट लागू करके खत्म किया गया, उसके बारे में भी हमारे लोगों को जानकारी नहीं है। और इसलिए ये जानकारी लोगों को देना कि उसने पूना पैक्ट ने हमारे महापुरुषों का राष्ट्रव्यापी आंदोलन तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया, उस आंदोलन का पुनरुज्जीवन करना होगा। जब तक हम इसका पुनरुज्जीवन नहीं करते, तब तक हमारी आजाद भारत में मुक्ति होना संभव नहीं है, हमारी गुलामी खत्म होना संभव नहीं है, हमारी समस्याओं का समाधान होना संभव नहीं है। और इसलिए ये जानकारी लोगों को दिया जाना बहुत जरूरी है, ताकि राष्ट्रव्यापी आंदोलन का पुनरुज्जीवन किया जा सके। इसका मतलब यह है कि ये जो धिक्कार करने का अभियान है, ये केवल धिक्कार करने का अभियान नहीं, बल्कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन का पुनरुज्जीवन, बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन का पुनरुज्जीवन, महापुरुषों के आंदोलन का पुनरुज्जीवन करना ये मकसद है, केवल मात्र धिक्कार करना मकसद नहीं है। इस मकसद को पूरा करने के लिए साथियों, ये राष्ट्रव्यापी अभियान, जिसके अंतर्गत 15,000 मीटिंगें सारे देश भर में हो रही है, 2,000 कार्यकर्ताओं को केवल इसी काम पर लगाया गया है। 24 सितंबर 2007 से लेकर 24 सितंबर 2008 तक साल भर ये कार्यक्रम लगातार चलेगा, सारे देश भर में चलेगा। ये योजना बनाकर साथियों हम लोग सारे देश भर में इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। साथियों, ये विषय पूना पैक्ट के बारे में है, इसलिए पूना पैक्ट के संदर्भ में आप लोगों को जानकारी देकर इस बात की शुरुआत करनी होगी। 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ, पूना में पूना पैक्ट हुआ। जब ये पूना पैक्ट हुआ, बाबा साहब अम्बेडकर पूना पैक्ट पर साइन नहीं करना चाहते थे। मगर उनको पूना पैक्ट पर साइन करने के लिए मजबूर कर दिया गया। ये बात मैं नहीं, स्वयं बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख कर रखी है। और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख कर रखा, वो लिखी हुई बात जो उन्होंने स्टेट्स एंड माइनॉरिटी नाम का मेमोरेंडम संविधान सभा को सुपुर्द किया था, उसमें उन्होंने अंग्रेजी में लिख कर रखा। जो उन्होंने लिख कर रखा वो मैं आप लोगों को पढ़कर सुनाना चाहता हूं, ताकि आप लोगों को पता चले कि कोई कहीं आप ये ना मान ले कि केवल हम ही हैं ऐसा सोच रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद इस बात के बारे में लिख कर रखा कि उन्होंने स्वेच्छा से पूना पैक्ट पर साइन नहीं किया। ये जो लिखा वो आपको पढ़कर सुनाता हूं, ताकि आप लोगों को पता चले।
उन्होंने लिखा, द पूना पैक्ट इज thus fraught with mischief। ये उनका अंग्रेजी का लिखा हुआ है, उसका अनुवाद करके आपको बताता हूं। द पूना पैक्ट इज thus fraught with mischief। इसका अनुवाद है, पूना पैक्ट एक शरारतपूर्ण धोखाधड़ी है। उन्होंने लिखा, पूना पैक्ट एक शरारतपूर्ण धोखाधड़ी है। तो बाबा साहब आंबेडकर ने जब ये अंग्रेजी सेंटेंस लिखा होगा तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने सोचा होगा कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि पूना पैक्ट एक शरारतपूर्ण धोखाधड़ी है, तो जो पढ़ने वाले लोग हैं, पूना पैक्ट पर लिखा हुआ मेरा पढ़ने वाले लोग हैं, वो ये सोचेंगे कि अगर ये धोखाधड़ी थी तो फिर आपने साइन क्यों किया? अगर ये धोखाधड़ी थी तो आपको साइन नहीं करना चाहिए था, फिर आपने साइन क्यों किया? ऐसा लोग सोचेंगे। ऐसा बाबा साहब आंबेडकर ने सोचा और अगले सेंटेंस में उसका जवाब दिया कि मैंने साइन क्यों किया। अगले सेंटेंस में कहा, इट वॉज एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ द कोएर्सिव फास्ट ऑफ मिस्टर गांधी। मैंने इस पर साइन क्यों किया, मैंने इसको स्वीकार क्यों किया, मैंने इसको एक्सेप्ट क्यों किया? क्योंकि गांधी ने मेरे ऊपर दबाव डालने वाला जो षड्यंत्रकारी उपवास किया था, उस वजह से मैंने इस पर साइन किया, इसको स्वीकार किया। इतना ही नहीं, उस समय मुझे, उन्होंने अंग्रेजी में लिखा, एंड बिकॉज ऑफ द एश्योरेंस गिवन एट द टाइम दैट द कास्ट हिंदूज विल नॉट इंटरफियर इन द इलेक्शन ऑफ शेड्यूल कास्ट। उस समय गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं ने मुझे यह आश्वासन दिया था कि शेड्यूल कास्ट के चुनाव में हम इंटरफियर करने का काम, हस्तक्षेप करने का काम नहीं करेंगे। मगर ऐसा जो उन्होंने आश्वासन दिया था, उस आश्वासन का गांधी जी और कांग्रेस के लोगों ने पालन नहीं किया और इसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा कि गांधी जी ने जो जेंटलमैन प्रॉमिस किया था उसका उल्लंघन किया। दूसरी जगह ये भी लिख कर रखा है। ये जो उन्होंने लिखा, इससे सिद्ध होता है कि बाबा साहब अम्बेडकर स्वेच्छा से पूना पैक्ट पर साइन करने के लिए राजी नहीं थे। ये लिखित रूप से उन्होंने लिखा और लिखी हुई बात है। इसका मतलब है कि वो स्वेच्छा से पूना पैक्ट पर साइन करने के लिए राजी नहीं थे। उनको षड्यंत्र करके गांधी जी ने जो उपवास किया, ऐसा साइन करने के लिए उनको मजबूर किया, ऐसा उन्होंने लिख कर रखा। साथियों, मैं आपको ये खास बात बताना चाहता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर बैरिस्टर थे, वकील थे और कानूनी बात जानते थे। एक खास बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं ताकि आपको यह बात समझ में आए कि उन्होंने ये बात लिखकर क्यों रखी कि मुझे जबरदस्ती से साइन करने के लिए मजबूर किया गया। ऐसा उन्होंने लिखकर क्यों रखा, ये आप लोगों को बताना चाहता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जब साथियों आप अपनी जमीन बेचते हो, घर बेचते हो, तो सेल डीड बनाया जाता है लिखित। उसमें लिखा होता है, कोई भी सामान्य आदमी इस बात को जानता है, उसमें लिखा होता है कि मैं ये जो सौदा कर रहा हूं वो किसी किस्म का नशा पानी किए बगैर, मेरे ऊपर किसी ने इसके लिए दबाव नहीं डाला, किसी प्रेशर में आकर मैंने ये काम नहीं किया, मैंने ये सौदा, किसी ने मुझे गुमराह नहीं किया, किसी ने मेरे ऊपर दबाव नहीं डाला, मेरे साथ धोखाधड़ी नहीं की और मैं स्वेच्छा से मेरा ये असेट इतने इतने हजार या लाख रुपए में बेच रहा हूं, ऐसा सेल डीड में लिखा जाता है।
ऐसा क्यों लिखा जाता है? ऐसा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि दो में से एक पार्टी अगर ये कहे कि ये सौदा जबरदस्ती से किया गया, तो कानून की नजर में वो सौदा जायज नहीं होता है, इल्लीगल होता है। और जो इल्लीगल होता है, जायज नहीं होता, वो सामाजिक दृष्टि से नैतिक भी नहीं माना जाता है। कानूनी और नैतिक दृष्टि से इसको जायज नहीं माना जाता है, इल्लीगल माना जाता है। अगर ये सौदा साधारण सौदा, जो दो आदमी के बीच में होने वाला सौदा, दो समाज के बीच में होने वाला सौदा बड़ा सौदा है, इसके बारे में बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख कर रखा कि गांधी जी ने एक करने के लिए मेरे साथ ये जो हुआ, ये जबरदस्ती की गई, धोखाधड़ी की गई, शरारत की गई, और इसके लिए षड्यंत्र पूर्वक दबाव डालकर मुझे मजबूर किया गया, और मजबूर करने की वजह से मैंने पूना पैक्ट पर साइन किया। यह बात बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय लिखकर क्यों रखी? और अगर लिखकर रखी तो उसके दो अर्थ है। एक अर्थ यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने आने वाले नस्लों के लिए, जो आप लोग सुन रहे हो, आप लोगों के लिए इसलिए लिखकर रखा ताकि आने वाले नस्ल के लोग इस बात को जान जाए कि हमारे साथ धोखाधड़ी हुई। एक बात तो यह है कि आने वाले नस्ल के लोग इस बात को जान जाए, और दूसरी बात, जब बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि ये हमारे साथ धोखाधड़ी हुई, तो इसका मतलब है कि ये नैतिक और कानूनी दृष्टि से जायज नहीं है। और ऐसा लिखकर दो पार्टी है, दो में से एक पार्टी धोखाधड़ी हुई, इसका मतलब है जो पार्टी कह रही धोखाधड़ी हुई, वो पार्टी पूना पैक्ट से अपने आप को अलग कर रही है। मैं आप लोगों को खास बात समझा रहा हूं, और ये बात हमको समझना जरूरी है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख कर रखा। अगर वो कहते हैं कि धोखाधड़ी हुई, तो इसका मतलब है वो पूना पैक्ट की पार्टी बने रहना नहीं चाहते, ये उसका मीनिंग है। और इसलिए उसको लिख कर रखा कि दूसरे पार्टी ने हमारे साथ धोखाधड़ी की। जब उन्होंने ऐसे लिख कर रखा, इसका मतलब है वो पूना पैक्ट की दूसरे नंबर की पार्टी बने रहना नहीं चाहते, और इस तरह से उन्होंने अपने आप को अलग करने के लिए ये लिख कर रखा। एक बात। दूसरी कि अगर ये धोखाधड़ी है, तो आने वाले नस्ल के लोगों को इस धोखाधड़ी के विरोध में, अगर हमारा महापुरुष उस समय उसको मजबूर किया गया, तो आज हम मजबूर नहीं हैं। अगर हमारे महापुरुषों को मजबूर किया गया और हमारे साथ धोखाधड़ी हुई, तो आज हम मजबूर नहीं हैं, आज हमारा समाज मजबूर नहीं है, और आज हम इस बात का बदला लेने लायक हो गए हैं। और इसलिए साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने आप लोगों को इस बात का बदला लेने के लिए लिख कर रखा। ये बात ध्यान रखना होगा आप लोगों को। अगर ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख कर रखा, तो फिजूल लिख कर नहीं रखा, उसके पीछे का मकसद है। इसलिए साथियों, अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने आप को पूना पैक्ट से अलग किया, यह सिद्ध होता है लिखित रूप से। तो जब हम पूना पैक्ट का धिक्कार करते हैं, तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने आप को पूना पैक्ट से अलग किया, फिर दूसरी पार्टी बचती है। वो कौन सी पार्टी है? गांधी है और कांग्रेस है। इसलिए अगर ये पूना पैक्ट का धिक्कार होता है, तो केवल गांधी और कांग्रेस का धिक्कार होता है। ये लिखित दस्तावेज के आधार पर आपको बता रहा हूं। अगर ये धिक्कार होता है, तो ये धिक्कार गांधी जी और कांग्रेस के लोगों का होता है। अगर गांधी जी और कांग्रेस के लोगों का धिक्कार होता है, तो गांधी जी और कांग्रेस के लोगों को खुजली होनी चाहिए। इसके लिए
गांधी जी और कांग्रेस के लोगों को खुजली होनी चाहिए, मगर कांग्रेस जो वर्तमान में है उसको खुजली नहीं होती है, क्योंकि वो तो गांधी जी को भी भूल गए। वो तो इतने महान हैं कि वो तो गांधी जी को भी भूल गए, इसलिए गांधी जी के बारे में भी उनको कुछ होता नहीं है। साथियों, अगर गांधी जी और कांग्रेस के लोगों का धिक्कार होता है तो स्वाभाविक है वो इसका विरोध करे। मैं कांग्रेस के लोगों का इसके लिए जो विरोध है मैं उसकी बात मानने के लिए राजी हूं। अगर गांधी जी और कांग्रेस के लोग हम धिक्कार करते हैं, अगर उसका विरोध करते हैं, तो मैं उनके विरोध को, लोकतांत्रिक विरोध को मानने के लिए तैयार हूं कि उनको विरोध करना चाहिए। उनके विरोध को, विरोध करने के अधिकार को मैं मानता हूं और उन लोगों को बहस करने के लिए चुनौती देता हूं कि अगर आप पूना पैक्ट पर बहस करना चाहते हो तो मैं इस मंच हमारा, माइक हमारा, लोग हमारे, खर्चा हमारा, गांधी जी और पूना पैक्ट को बचाने के लिए आ जाओ मैदान में। मैं सारे देश भर में ये कहता हूं, मगर गांधी जी और कांग्रेस के लोग गांधी जी और कांग्रेस का बचाव करने के लिए सामने आते नहीं है। वो प्राइवेट में कहते हैं नहीं गलती तो हो गया है, गलती हुआ है, और हम वामन मेश्राम को कहते भी है गलती तो हुआ है, मगर हम लोग चाय पानी पर घर में बैठ जाए और घर में ही रफा दफा इसको कर दे तो ये बात हम मेश्राम को कहते हैं वो मानता नहीं है। वो इस बात को डंके की चोट बजा करके सारे दुनिया और सारे देश के लोगों के सामने डंका बजाना चाहता है, और हम चाहते हैं कि ये डंका क्यों बजाते हो भाई। मैंने उनको कहा कि ये डंका इसलिए बजा रहा हूं क्योंकि ये करोड़ों लोगों के भविष्य को प्रभावित करने वाला मामला है, इसलिए घर में बैठकर चाय पानी करके इस मामले को रफा दफा नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मामला करोड़ों जनता को प्रभावित कर रहा है। इसलिए उन सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी देना बहुत जरूरी है। इसलिए साथियों, हम सारे देश भर में इसकी बहस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। जो लोग बहस और चर्चा नहीं करना चाहते हैं वो लोग लोकतांत्रिक नहीं हैं, वो डेमोक्रेसी को नहीं मानते। शांतिपूर्ण तरीके से उनको जो लगता है वो कहे, हमको जो लगता है हम कहे, और बहस होती रहे। मैं चाहता हूं अगर टीवी पर बहस करना चाहे तो टीवी पर भी मैं बहस करने के लिए आता हूं। 10 साल से कह रहा हूं, कोई भी गांधी का चेला चपाटा मेरी इस चुनौती को आज तक स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि दस्तावेजी प्रमाण है धोखाधड़ी के, दस्तावेजी प्रमाण, लिखित प्रमाण है धोखाधड़ी के, इसलिए वो इस बहस में पड़ना नहीं चाहते। साथियों, ये जो प्राथमिक बात मैंने आपको बताई कि बाबा साहब अम्बेडकर जबरदस्ती से और धोखाधड़ी की वजह से उस पर उन्होंने साइन किया, वो साइन करने के लिए राजी नहीं थे, ये उन्होंने लिख कर रखा। इसलिए पूना पैक्ट पर जब साइन हुआ 24 सितंबर 1932 को, दूसरे ही दिन बाबा साहब अम्बेडकर पूना से बॉम्बे आए और बॉम्बे में दूसरे ही दिन इसका विरोध किया, और उस विरोध में 3 बातें कही। नंबर 1, पहले नंबर पर उन्होंने कहा जो लोग ऐसा कहते हैं कि जॉइंट टू लोक ट्रेड राष्ट्रहित के लिए बाधा पहुंचाता है, मैं उनके इस तर्क में, कहने में किसी किस्म का तर्क और किसी किस्म की दलील नहीं देखता हूं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इसमें कोई तर्क है, कोई दलील है। नंबर 1 बात उन्होंने कही। दूसरी बात उन्होंने कही, जो लोग ऐसा कहते हैं जॉइंट टू लोक ट्रेड से अछूत लोग हिंदू समाज का अभिन्न अंग बन जाएंगे, मैं इस पर यकीन नहीं करता, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। और ये जो बात बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 सितंबर को दूसरे दिन कही,
आज भी अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर सारे देश भर में जो अन्याय अत्याचार होता है, इससे बाबा साहब अम्बेडकर की आशंका सिद्ध हो गई कि जॉइंट इलेक्टोरेट से अछूत हिंदू समाज का अभिन्न अंग नहीं बन सके, और प्रमाणित हो गया, सिद्ध हो गया। बाबा साहब अम्बेडकर की बात सच निकली। साथियों, इसलिए तीसरी बात उन्होंने कही, और उसमें उन्होंने कहा अनटचेबल वी आर सैड एंड द एवरी रीजन टू बी सैड, कि अछूत लोग दुखी है और उनके दुखी होने का जायज कारण है। इस तरह से साथियों, दूसरे ही दिन बाबा साहब अम्बेडकर ने बॉम्बे में आकर इसका विरोध किया। दूसरे ही दिन, बिल्कुल इसका उन्होंने राह नहीं देखा। और उसके बाद 32 के बाद 25 सितंबर के बाद 33 को उन्होंने विरोध किया। जो पैनल सिस्टम था, उस पैनल सिस्टम का उन्होंने विरोध किया 33 को। मगर 32 को जब उन्होंने विरोध किया तो वो ये जानते थे कि पूना पैक्ट से हमारे लोगों के भविष्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ने वाला है, इसलिए उन्होंने काउंटर योजना बनाने की प्लान बनाया। और 32 से लेकर 42 तक 10 साल योजना बनाकर उन्होंने 10 साल में ऑल इंडिया का संगठन खड़ा किया और नागपुर में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का राष्ट्रीय अधिवेशन लिया। इस अधिवेशन में 50,000 पुरुष डेलीगेट और 25,000 महिला डेलीगेट ऑल इंडिया से उपस्थित थे, सारे देश भर से उपस्थित थे। और इस तरह से उस अधिवेशन में बाबा साहब अम्बेडकर ने रेजोल्यूशन पास किया कि पूना पैक्ट को खत्म किया जाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने रेजोल्यूशन पास किया। ये रेजोल्यूशन महाराष्ट्र सरकार ने जो राइटिंग एंड स्पीचेस का जो वॉल्यूम है उसमें पब्लिश किया हुआ है, रिकॉर्ड है, सरकार ने पब्लिश किया है, रिकॉर्ड अवेलेबल है, लिखित है। 42 का जो अधिवेशन था उसका रेजोल्यूशन। फिर उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने 1944 को फिर इसका विरोध किया। जब क्रिप्स मिशन भारत में आया तो फिर उस रेफरेंस में बाबा साहब अम्बेडकर ने इसका विरोध किया। उसके बाद 1946 को बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बड़ा किताब लिखा। उस किताब का नाम था व्हाट गांधी एंड कांग्रेस हैव डन टू अनटचेबल। गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के साथ क्या सलूक किया, क्या व्यवहार किया, एक किताब उन्होंने लिखा। और इस किताब में पूना पैक्ट के बारे में विस्तार से समीक्षा की। और वो समीक्षा जो लोग डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वो किताब में अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है, मराठी में भी अवेलेबल है। ये किताबें आप मार्केट से लेकर जो जानना चाहते हैं वो ले और पढ़े, डिटेल में बहुत सारी बात है। केवल पूना पैक्ट के बारे में नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर ने 1917 से लेकर 1946 तक कांग्रेस ने हमारे साथ 17 से लेकर 46 तक कितनी धोखेबाजी की, और धोखेबाजी का इतना लंबा इतिहास उन्होंने लिख कर रखा। और इतने फैक्ट और इतने तथ्य बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए कि गांधी जी तिलमिला उठे और उन्होंने राजगोपालचारी को, जो उनके रिश्तेदार थे, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बाबा साहब अम्बेडकर की किताब का जवाब देने के लिए कहा, मगर वो जवाब दे नहीं पाए। एक किताब आप लोगों को पढ़ना चाहिए, वो धोखाधड़ी किस तरह से की, लिखित है। 46 के बाद 15 मार्च 1947 को बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा को, इधर उधर नहीं, संविधान सभा को लिखित रूप से उन्होंने स्टेट्स एंड माइनॉरिटी का मेमोरेंडम लिखित रूप से दिया। और उसमें उन्होंने जॉइंट इलेक्टोरेट को एबॉलिश करने की रिटर्न मांग की, लिखित मांग की। ये भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के राइटिंग एंड स्पीचेस के वॉल्यूम में पब्लिश है और आप पढ़ सकते हो, लिखित है। और ये बाबा साहब अम्बेडकर ने केवल किताब के तौर पर पब्लिश नहीं किया, इस संविधान सभा को लिखित रूप से दिया, संविधान सभा के रिकॉर्ड में अवेलेबल है। साथियों, जब संविधान सभा को उन्होंने लिखित रूप से दिया और डिमांड किया तो इस पर गांधी जी और कांग्रेस को जवाब देना था। गांधी जी और कांग्रेस ने जवाब दिया
कि डॉक्टर अंबेडकर की मांगे नहीं मानी जा सकती। बाबा साहब अंबेडकर की राइटिंग एंड स्पीचेस के अंतर्गत जो स्टेट्स एंड माइनॉरिटी का मेमोरेंडम है, उसकी बात गांधी जी ने मानने से इनकार कर दिया। क्यों मानने से इनकार कर दिया, इसका भी इतिहास है। साथियों, आप जानते हो गांधी जी भारत के विभाजन के विरोधी थे, मगर माउंटबेटन ने सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू को भारत के विभाजन के लिए मनाया और दूसरे नंबर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को मनाया, मगर गांधी जी मानने के लिए राजी नहीं थे। गांधी जी के दो हाथ, दाया और बाया, सरदार पटेल और जवाहरलाल नेहरू थे। माउंटबेटन ने चालाकी की, पहले दोनों को मनाया और बाद में गांधी जी को इस विषय पर बोलने के लिए बुलाया और गांधी जी माउंटबेटन के लिए मिलने के लिए गए और जब गए उन्होंने बयान दिया। क्या बयान दिया? कि मेरे शरीर के टुकड़े हो सकते हैं मगर भारत के टुकड़े नहीं होने दूंगा। ऐसा कहकर गांधी जी माउंटबेटन को मिलने के लिए गए और माउंटबेटन के साथ चर्चा की। चर्चा करने के बाद गांधी जी वापस आए। वापस आने के बाद उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित किया और इस तरह से पाकिस्तान की बात को गांधी जी ने माना। जो गांधी जी ये कहा करते थे, मेरे शरीर के टुकड़े हो सकते हैं मगर भारत के टुकड़े नहीं होने दूंगा, उसी गांधी जी के उपस्थिति में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित किया। ये जो कांग्रेस का इतिहास है, उस इतिहास के किताब में लिखा हुआ है। पट्टाभी सीतारामैया ने एक कांग्रेस का इतिहास नाम का किताब लिखा, उसमें ये लिखा हुआ है कि गांधी जी के उपस्थिति में भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित हुआ और गांधी जी ने पाकिस्तान को मान्यता दी। आखिरकार गांधी जी ने माउंटबेटन के साथ क्या चर्चा की जिस वजह से गांधी जी ने पाकिस्तान को मान्यता दी? ये विचार करने वाला मामला है। साथियों, हमारे पास जो सबूत अवेलेबल है उसके आधार पर आपको बताता हूं। हमारे पास सबूत क्या है? हमारे पास सबूत है कि बाबा साहब अंबेडकर को गांधी जी की वार्ता होने के बाद यह मैसेज दिया गया कि आपको सेपरेट एलिमेंट के तौर पर जो अधिकार बहाल करने की बात है वो अब बहाल नहीं होगी, अलग अधिकार नहीं बहाल किए जाएंगे। ये जब कम्युनिकेट बाबा साहब अंबेडकर को किया, इसका दस्तावेज हमारे पास अवेलेबल है और इस वजह से बाबा साहब अंबेडकर इंग्लैंड गए, ये दस्तावेज हमारे पास अवेलेबल है और वहां उन्होंने चर्चिल से बात की, क्लेमेंट एटली के मंत्रिमंडल के लोगों से बात की, ये दस्तावेज हमारे पास है। इससे सिद्ध होता है कि जो थर्ड पार्टी, तीसरी पार्टी के तौर पर बाबा साहब अंबेडकर के लोगों को अधिकार देने का मामला अंग्रेजों ने पहले ही माना हुआ था, वो बात अंग्रेजों ने रद्द कर दी गांधी जी की माउंटबेटन की मुलाकात होने के बाद। जब मुलाकात होने के बाद रद्द कर दी, इसका मतलब है गांधी जी ने जरूर कुछ किया होगा। तो क्या किया ये आपको बताता हूं। जब गांधी जी माउंटबेटन को मिलने के लिए गए तो माउंटबेटन और गांधी जी के बीच में पाकिस्तान के विषय पर चर्चा हुई और गांधी जी ने माउंटबेटन के साथ इस चर्चा में ये बात कही होगी, स्वाभाविक रूप से सिद्ध किया जा सकता है, वो ये कि अगर अछूतों को अलग अधिकार नहीं दिए जाते हैं तो मैं पाकिस्तान के लिए राजी होता हूं। इसका मतलब है गांधी जी की वजह से हम लोगों को 1947 में फिर अलग अधिकार मिलने की संभावना पैदा हो गई थी और लॉर्ड वेवेल ने इस बात को मान लिया था, जो गवर्नर जनरल था, उस बात को गांधी जी ने रद्द कर दिया। उसके भी दस्तावेजी सबूत मेरे पास है। गांधी जी का टेलीग्राम हमारे पास है
जिसका विरोध उन्होंने किया। इससे सिद्ध होता है कि गांधी जी ने माउंटबेटन के साथ सौदेबाजी की कि मैं तुम्हारी पाकिस्तान की बात मानने के लिए राजी हूं, तुम मेरी बात मानने के लिए राजी हो जाओ। अगर तुम अछूतों को अधिकार देने के लिए राजी नहीं होते हो तो मैं तुम्हारे पाकिस्तान की बात मानने के लिए राजी होता हूं। इस तरह से गांधी जी ने हमारे लोगों के अधिकार का बलि दिया और पाकिस्तान की मान्यता दी। इससे सिद्ध होता है कि गांधी जी की वजह से पाकिस्तान का निर्माण हुआ और इसीलिए गांधी जी ने आश्वासन दिया माउंटबेटन को, और इस आश्वासन की पूर्ति करने के लिए गांधी जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पाकिस्तान भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित किया। अगर गांधी जी ने पाकिस्तान को मान्यता दी, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में रेजोल्यूशन पास किया, तो इससे सिद्ध होता है कि गांधी जी पाकिस्तान के राष्ट्रपिता है। मैं गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता नहीं मानता हूं। अंग्रेज लोग गांधी जी को मिस्टर गांधी कहते थे, बाबा साहब अम्बेडकर गांधी जी को मिस्टर गांधी कहते थे। इसलिए मैं गांधी जी को बहुत ज्यादा हुआ तो गांधी जी कहता हूं। मैं गांधी जी को महात्मा भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि गांधी जी ने जो षड्यंत्र हमारे लोगों के विरोध में किया, वो षड्यंत्र मैं बाद में सबूत के साथ आपको बताऊंगा, तो इससे सिद्ध हो जाएगा कि गांधी जी को महात्मा नहीं कहा जा सकता। बाबा साहब अम्बेडकर ने यहां लिख कर रखा एक सेंटेंस आप लोगों को पढ़कर सुनाता हूं ताकि आपको पता चले। उन्होंने लिखा, देयर वॉज नथिंग नोबल इन द फास्ट, इट वॉज ए फाउल एंड फिल्दी एक्ट। The fast was not for the benefit of the untouchable. It was against them and was the worst form of coercion against helpless people. Helpless people, जो लोग helpless है उसके विरोध में गांधी जी ने उपवास किया। जो आदमी helpless लोगों के विरोध में उपवास करता है, क्या उसको महात्मा कहा जा सकता है? मैं गांधी जी को महात्मा मानने के लिए बिल्कुल राजी नहीं हूं। मैं गांधी जी को ज्यादा से ज्यादा गांधी जी कहता हूं। जी, गांधी जी। मैं जब गाजियाबाद गया, उत्तर प्रदेश के दिल्ली को लगा हुआ है, जब मैंने सारा षड्यंत्र गांधी जी का समझाया तो एक आदमी उठकर खड़ा हो गया मेरी सभा में और कहा, अरे इस व्यक्ति को जी क्यों कहते हो? जी कहना भी बंद करो। मैंने कहा नहीं, इतना तो मैं थोड़ा जी जो है ये कहना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी गांधी जी के प्रभाव में हमारे लोग हैं, तो उनको निकालने के लिए और उनको गांधी जी के विरोध में खड़ा करने के लिए थोड़ी देर के लिए मुझे जी कहना पड़ेगा। ये भी मेरी रणनीति है, ये तुम समझने की कोशिश करो। और जब कोई भी मानने वाला नहीं रहेगा तो फिर बोलने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। साथियों, गांधी जी को मैं महात्मा मानने के लिए राजी नहीं हूं। गांधी जी को मैं राष्ट्रपिता भारत का मानने के लिए तैयार नहीं हूं। गांधी जी को भारत का राष्ट्रपिता मैं क्यों नहीं मानता? क्योंकि जिस व्यक्ति ने भारत का विभाजन किया वही भारत का राष्ट्रपिता कहलाया जाए, इससे कोई विसंगति की बात नहीं हो सकती। अरे जिसने भारत का विभाजन किया वही भारत का राष्ट्रपिता कैसे हो सकता भाई? जो आदमी भारत का विभाजन कर रहा है वही भारत का राष्ट्रपिता कैसे हो सकता? इसलिए गांधी जी को राष्ट्रपिता कहने वाला, मानने वाला कोई प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। गांधी जी को मानने वाला, राष्ट्रपिता मानने वाला कोई प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। कोई भी प्रस्ताव नहीं है, किसी को मालूम नहीं है बात। अरे राष्ट्रपिता तो छोड़ो, गांधी जी सही ढंग के पिता भी नहीं थे। आपने अभी गांधी जी के ऊपर उसका जो बेटा है हरिलाल के नाम पर एक पिक्चर बनी थी गांधी जी के बारे में। उसमें यह दिखाने की कोशिश की गई कि गांधी जी जो है सही किस्म के पिता भी नहीं थे। आपको सुनकर हैरानी हो जाएगी कि हरिलाल ने धर्म परिवर्तन किया था, गांधी जी का बेटा
धर्म परिवर्तन किया और जानते हो क्या हुआ था? मुसलमान हो गया था। मुसलमान हो गया था धर्म परिवर्तन करके। और बाबा साहब अम्बेडकर को मिलने के लिए बॉम्बे में आया और कहा कि आप गांधी जी के विरोधी हो, इसलिए मेरी मदद करो। बाबा साहब ने गांधी के बेटे को कहा कि मैं गांधी का विरोधी हूं, मगर मैं तेरे को मदद नहीं कर सकता। गांधी जी नीच हो सकते हैं, मगर मैं इतना नीच नहीं गिर सकता हूं, मैं तेरे को मदद नहीं कर सकता। जा। बाबा साहब ने गांधी के बेटे को मदद नहीं की, वो सावरकर के पास गया और सावरकर ने मदद की। अब सावरकर ने मदद क्यों की, ये मैं बोलने वाला नहीं हूं, ये आप समझ जाओ। साथियों, गांधी जी को इस रेफरेंस में मैं कह रहा हूं, मैं देहात का रहने वाला हूं, मैं गांधी जी को राष्ट्रपिता नहीं मानता हूं। उसका एक और कारण, एक उदाहरण देकर बताता हूं गांव का, देहात का। अगर कोई बाप है और उसके 4 बेटे हैं और उसके बाद जमीन है, अगर बुढ़ापे में वो जमीन अगर बराबर हिस्से में अपने बेटे को अगर वो बांटता नहीं है, तो जो उस बेटे को हिस्सा नहीं मिलेगा वो कुल्हाड़ी उठाता है और अपने सगे बाप की हत्या कर देता है। वो अपने सगे बाप को भी बाप मानने के लिए तैयार नहीं होता है। अगर बाप अपने बेटे को हिस्सा देने के लिए राजी नहीं होता। इसी तरह से अछूत नाम का जो बेटा है, आदिवासी नाम का जो बेटा है, गांधी जी ने उसको अपना शेयर हिस्सा देने के लिए इनकार कर दिया। इसलिए ये लोग अगर गांधी जी को राष्ट्रपिता नहीं मानते हैं तो बिल्कुल गलत नहीं कहा जा सकता। मगर उन्होंने उस गांव के बेटे की तरह कुल्हाड़ी उठाकर गांधी जी को मारने की कोशिश नहीं की। जहां तक मारने का सवाल है, वो ब्राह्मण गोड़ से उठा और गोड़ से ने मारा। हमारे लोगों ने काम नहीं किया। साथियों, पूना पैक्ट के बारे में जब बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान सभा को स्टेट्स एंड माइनॉरिटी में मेमोरेंडम लिखकर दिया और पूना पैक्ट एबॉलिश करने के लिए कहा, तो गांधी जी और कांग्रेस ने क्यों नहीं माना? क्योंकि उन्होंने माउंटबेटन की बात मानी पाकिस्तान की, इसलिए माउंटबेटन ने भी गांधी जी की बात मानी। इसलिए 3 लोगों की जो पार्टी थी, 3 में 2 लोग जब एक साइड में होते थे तो उनके पक्ष में फैसला होता था। 32 में अंग्रेज बाबा साहब अम्बेडकर के साइड में खड़े हुए तो हमारे फेवर में फैसला हुआ। 47 में माउंटबेटन गांधी जी के समर्थन में खड़े हुए तो फैसला गांधी जी के समर्थन में हुआ। और इस वजह से गांधी जी ने पाकिस्तान को मानने के लिए राजी हुए। उसका मीनिंग ये होता है कि मैं पाकिस्तान मानने के लिए राजी हूं, मगर अछूतों को अलग अधिकार देने के लिए बिल्कुल 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 तैयार नहीं हूं। मैं पाकिस्तान मानने के लिए राजी हूं, मगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोगों के अलग अधिकार मानने के लिए बिल्कुल राजी नहीं हूं। ये उसका मीनिंग है। ये बात साथियों हमको ठीक से समझना होगा, हमारे लोगों को ठीक से समझना होगा। लिखित है, दस्तावेज है। इसलिए ये इतिहास की बात नहीं है। अरे ये आज भी लागू है। जो लोग ऐसा कहते हैं, अरे इतिहास की बात है, इसको क्यों उखाड़ रहे हो, ये गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हो? अरे ये मुर्दे नहीं, ये जिंदा लोगों को मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं मुर्दे, इसलिए मैं उखाड़ रहा हूं इसको। आज भी पूना पैक्ट लागू है, इसलिए लोगों को इसके बारे में जानकार बनाना बहुत जरूरी है। और इस तरह से गांधी जी ने जब इस बात को और कांग्रेस ने इस बात को नहीं माना तो जॉइंट इलेक्टोरेट आजाद भारत में लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। जॉइंट इलेक्टोरेट के आधार पर चुनाव हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर की पार्टी और बाबा साहब अम्बेडकर ने चुनाव लड़ा। सारे देश भर में उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए। सारे देश भर में उनके कैंडिडेट चुनाव हार गए। बाबा साहब अम्बेडकर स्वयं चुनाव हार गए। बाबा साहब अम्बेडकर के विरोध में गांधी जी ने
बॉम्बे से काजरोड़कर जो 7वीं पास आदमी था, गांधी जी ने एक 7वीं पास आदमी को बाबा साहब के विरोध में बॉम्बे में चुनाव लड़वाया और उस आदमी ने बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव में परास्त किया। 1950 के बाद संविधान में जब जॉइंट इलेक्टेड लागू हुआ, सारे देश भर में उनकी पार्टी और वो स्वयं चुनाव हार गए। इसकी बाबा साहब अंबेडकर ने समीक्षा की और समीक्षा करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचे कि इसके लिए पूना पैक्ट जिम्मेवार है, इसके लिए जॉइंट इलेक्टेड जिम्मेवार है। और इसलिए 1955 में बाबा साहब अंबेडकर ने नासिक में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाई। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में रेजोल्यूशन पास किया। उन्होंने लिखित प्रस्ताव उपलब्ध हैं, राइटिंग एंड स्पीचेस के वॉल्यूम में पब्लिश किया हुआ है महाराष्ट्र सरकार के। आप लोगों को सुनकर हैरानी हो जाएगी, बाबा साहब अंबेडकर ने जो रेजोल्यूशन पास किया, हैरानी हो जाएगी सुनकर। क्या रेजोल्यूशन पास किया जानते हो? उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, पॉलिटिकल रिजर्वेशन पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। है किसी को पता? है किसी को कोई जानकारी? बाबा साहब अंबेडकर ये जानते थे, इसलिए उन्होंने इस पर केवल भाषण नहीं किया बल्कि नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के राष्ट्रीय कार्य समिति में रेजोल्यूशन पास किया। ये लिखित प्रस्ताव है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। बॉम्बे में पॉलिटिकल रिजर्वेशन में सीटें बढ़ाई जाए, ऐसी हमारे लोग मांग करते हैं। ऐसा मांग करने वाले जो लोग हैं, अरे वो पहले बाबा साहब अंबेडकर का रिजोल्यूशन तो पढ़ ले, जिसमें वो कहते हैं कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन को खत्म कर दिया जाए। जो व्यक्ति इस अधिकार की लड़ाई लड़ रहा था, वो खुद ही कह रहा है इसको खत्म कर दिया जाए। उसके बाद बाबा साहब अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को धर्म परिवर्तन किया और दूसरे दिन नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अंबेडकर ने कहा और भाषण में कहा कि 1955 में जो रेजोल्यूशन हमने पास किया, मैं उस रेजोल्यूशन के साथ अभी भी बंधा हुआ हूं। इसका मतलब है 15 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब कह रहे हैं पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म किया जाए। ये जो रेजोल्यूशन है, ये रेजोल्यूशन से मैं आज भी बंधा हुआ हूं, ये खत्म करना चाहिए। ये बात 15 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब अंबेडकर ने नागपुर में कही और उसके पौने 2 महीने के बाद 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब अंबेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ। इसका मतलब है, एक खास बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बहुत गंभीर बात है, बहुत सीरियस बात है। वो सीरियस बात क्या है कि बाबा साहब अंबेडकर पूना पैक्ट पर साइन करने के दूसरे दिन से इसका विरोध शुरू किया। और कब तक विरोध किया? अपने मरने के पौने 2 महीना पहले तक, जिंदगी भर। बाबा साहब अंबेडकर जिंदगी भर पूना पैक्ट का विरोध करते रहे। बाबा साहब अंबेडकर जैसी शख्सियत अगर पूना पैक्ट का जिंदगी भर विरोध करते रहे तो यकीनन बहुत गंभीर कारण होगा। और वो ये जानते थे कि पूना पैक्ट से हमारे लोगों का आजाद भारत में भविष्य अंधकारमय हो जाएगा, उनको आजाद भारत में गुलाम बना दिया जाएगा। ये बात बाबा साहब अंबेडकर जानते थे और ये बात उन्होंने 21 अक्टूबर 1956 को पटियाला के भाषण में उन्होंने ये बात लिख कर रखी। उसमें उन्होंने कहा, क्या कहा? उनके शब्दों में बताता हूं उन्होंने क्या कहा। वर्तमान स्वराज्य हमारा स्वराज्य नहीं है, वर्तमान स्वराज्य हमारा स्वराज्य नहीं है, ये स्वराज्य उन्हीं लोगों का स्वराज्य है। उन्हीं लोगों ने हम लोगों को गुलाम बनाने का षड्यंत्र किया है। ये षड्यंत्र
उन लोगों की करतूत है, षड्यंत्र उन लोगों का है। वो आजाद भारत में हमारे लोगों को गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए वर्तमान स्वराज्य हमारा स्वराज्य नहीं है, ये उन लोगों का स्वराज्य है। उनके स्वराज्य में हम आज भी गुलाम हैं। ये लिख कर रखा, लिखित है। ये पटियाला में 21 अक्टूबर 1956 को ये जो भाषण बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, ये रिकॉर्ड में है। जिन लोगों को भाषण चाहिए मेरे पास से ले जाना। ये पब्लिश किया हुआ नागपुर के एक पब्लिकेशन ने। इसकी हिंदी कॉपी अंग्रेजी भी है, हिंदी भी है, अवेलेबल है। इसका मतलब यह है, सिद्ध है कि बाबा साहब अम्बेडकर पूना पैक्ट का विरोध करते रहे जिंदगी भर। उसका कारण था, जब बाबा साहब अम्बेडकर जैसी महान शख्सियत जिंदगी भर विरोध करते रहे तो कारण था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर पूना पैक्ट आजाद भारत में लागू रहा तो आजाद भारत में हमें आजादी नहीं मिलेगी, आजाद भारत में हम लोग गुलाम बन जाएंगे। 119 मेंबर पार्लियामेंट और 1085 एमएलए विधानसभाओं में बोलते नहीं है। अरे तुम लोगों के रिप्रेजेंटेटिव को उन्होंने गुलाम बनाकर रखा। जो 15 लाख का लोकसभा में चुनकर जाने वाला आदमी है, उसको वो संसद में बोलने नहीं देते। अगर उन लोगों ने तुम्हारे नेताओं को और तुम्हारे प्रतिनिधियों को गुलाम बनाकर रखा, अगर तुम्हारे प्रतिनिधियों को गुलाम बनाकर रखा, तुम लोगों की कोई औकात है? तुम्हारे नेताओं को गुलाम बनाकर रखा, तुम लोगों की आजाद भारत में कोई औकात है? उन लोगों की नजर में कोई औकात नहीं है। ये सारा भयानक परिणाम पूना पैक्ट का है और ये बात बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे और इसी वजह से वो अपने जिंदगी के आखिरी समय तक पूना पैक्ट का विरोध करते रहे। और इसीलिए साथियों, जब बाबा साहब अम्बेडकर जिंदगी भर विरोध करते रहे तो हम जान की बाजी लगा देंगे और इसका विरोध करते रहेंगे। अगर कोई कुछ भी करता रहे, औरंगाबाद में बाबा साहब अम्बेडकर की पूना पैक्ट के विरोध की विचारधारा का प्रचार करने का जब कार्यक्रम मैंने किया, वहां गांधी और कांग्रेस के गुंडों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया। अगर हमारे वॉलंटियर्स नहीं होते तो संभवतः उस समय मुझे बहुत ज्यादा हानि होती। और इसी वजह से जब हमने उधर कंप्लेन किया, औरंगाबाद का पुलिस कमिश्नर उद्धव कांबड़े, उसका ट्रांसफर हो गया। अभी उस पर हम लोग कार्रवाई अभी हम कार्रवाई शुरू करने वाले हैं, क्योंकि जिन लोगों ने हमला किया कांग्रेस के सरकार है, उन लोगों पर आज तक कोई केस दायर नहीं किया, इवन एफआईआर तक दाखिल नहीं किया। मगर मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूं, फिर मैं ये दोबारा ऐलान करना चाहता हूं, औरंगाबाद में भी मैंने ऐलान किया था कि बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा जो पूना पैक्ट के बारे में है, अगर उसका प्रचार प्रसार करने के लिए अगर मुझे जान देनी पड़े और जान गंवानी पड़े तो भी मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। और ये बाबा साहब अम्बेडकर की पूना पैक्ट के बारे में जो विचारधारा है उसका निषेध करने वाली, उसका धिक्कार करने वाली, उसके विरोध में जेल भरने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने वाली ये जो विचारधारा है, ये विचारधारा सारे देश भर में इसका प्रचार और प्रसार किया जाएगा और बिल्कुल इस बात की किसी परवाह नहीं की जाएगी। इसलिए साथियों, पूरी तैयारी के साथ ये कार्यक्रम सारे देश भर में हम लोग ले रहे। ये कोई मैं इमोशनल बात नहीं कह रहा हूं, हम पूरी मुस्तैदी के साथ, हम पूरी तैयारी के साथ में है, हर जगह तैयारी करके काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, हम लोगों को जिसके लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट का विरोध किया जिंदगी भर, उसका इतिहास जानना होगा, समझना होगा, ताकि आपको पूना पैक्ट क्या है ये समझ में आ जाए। बाबा साहब ने तो विरोध किया तो उसका कोई कारण होगा, तो पूना पैक्ट समझने से आप लोगों को समझ में आएगा। साथियों, जब अंग्रेज भारत में नहीं आए थे तो इस देश में प्रजाजनों के लिए कानून बनाने का अधिकार केवल मात्र ब्राह्मणों को पास था और ब्राह्मणों ने मनुस्मृति बनाकर समस्त प्रजाजनों को गुलाम बनाकर रखा था।
और मनुस्मृति का कानून अंग्रेज आने के पहले भारत में लागू था। जब अंग्रेज भारत में आए, उन्होंने आते ही मनुस्मृति को खत्म कर दिया और बीपीसी ब्राह्मण्स पीनल कोड मनुस्मृति को खत्म किया और अंग्रेजों ने आईपीसी इंडियन पीनल कोड लागू किया। इंडियन पीनल कोड इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी नागरिक समान माने जाएंगे, इस पर आधारित था। और इस वजह से 1817 को नंद कुमार देव नाम के ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ाया गया। हत्या की जुर्म में नंद कुमार देव नाम के ब्राह्मण को इंडियन पीनल कोड के तहत फांसी पर चढ़ाया गया। मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण को हत्या करने का अधिकार था, मगर इंडियन पीनल कोड के आधार पर यह अधिकार नहीं था और इस वजह से इंडियन पीनल कोड के तहत अंग्रेजों ने नंद कुमार देव नाम के ब्राह्मण को फांसी पर चढ़ाया। तो ब्राह्मणों को लगा अंग्रेजों के राज में हमारा भला होने वाला नहीं है, इसलिए ब्राह्मणों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने की योजना बनाई और विद्रोह करने की योजना के तहत 1857 तक तैयारी करते रहे और 1857 को उन्होंने विद्रोह किया। इस विद्रोह में ब्राह्मणों ने योजना बनाई और बहादुर शाह जफर को सामने किया। ये दस्तावेजी एविडेंस है, रेजोल्यूशन है। ब्राह्मणों ने रेजोल्यूशन पास किया और पास करके कहा कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर करेंगे। ये रेजोल्यूशन ब्राह्मणों ने पास किया। पास करके उन्होंने बहादुर शाह जफर को नेता बनाया और बहादुर शाह जफर को सामने किया, तोप के सामने। वो पीछे रहे, ब्राह्मण पीछे रहे और उनको तोप के सामने किया। अंग्रेजों ने पूरी ताकत लगाकर इस आंदोलन को कुचल डाला। कुचलने के बाद ब्राह्मणों को यह मालूम हुआ कि अंग्रेजों के विरोध में हथियारबंद आंदोलन चलाना संभव नहीं है, इसलिए ब्राह्मणों ने योजना बनाई कि शांतिपूर्ण तरीके से अंग्रेजों को अधिकार मांगना होगा। और इसके लिए बंगाल के ब्राह्मणों ने, जिसमें चटर्जी नाम का ब्राह्मण प्रमुख था, उसने एक आईसीएस ऑफिसर जो अंग्रेज था, उसके माध्यम से कांग्रेस की स्थापना की। और कांग्रेस का पहला अध्यक्ष एक अंग्रेज था, भारतीय नहीं था। बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। अंग्रेज को सामने किया, जैसे बहादुर शाह जफर को सामने किया, फिर उसको अंग्रेज को सामने किया और शांतिपूर्ण तरीके से ब्राह्मणों ने विधिमंडल में अधिकार मांगने की कोशिश की। जब कांग्रेस के नेता बाल गंगाधर तिलक हुए तो उन्होंने पॉपुलर गवर्नमेंट में, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन देने की मांग की। तो अंग्रेजों ने इसका अध्ययन करके रिकमेंडेशन करने के लिए कमेटी बनाई। वो कमेटी इंग्लैंड से भारत आई, उस कमेटी का नाम था साउथ बरो कमेटी। जब ये साउथ बरो कमेटी 1918 को भारत में आई तो छत्रपति शाहू महाराज जिंदा थे। उन्होंने भास्करराव जाधव को कहा कि आप मराठा और तत्सम अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए विधिमंडल में रिजर्वेशन की मांग करो। आपको हैरानी हो जाएगी, इसका दस्तावेजी सबूत हमारे पास है। शाहू महाराज के कहने पर भास्करराव जाधव ने मराठा और तत्सम अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों के लिए विधिमंडल में रिजर्वेशन की मांग की गई और यह लिखित दस्तावेज है, महाराष्ट्र सरकार ने पब्लिश किया हुआ है, लिखित है। छत्रपति शाहू महाराज के कहने पर भास्करराव जाधव ने और बाबा साहब अम्बेडकर ने अनुसूचित जाति के लोगों के लिए विधिमंडल में रिजर्वेशन की मांग की। जब बाल गंगाधर तिलक ने देखा कि शाहू महाराज के कहने पर विधिमंडल में भास्करराव जाधव ने डिमांड की है, तो बाल गंगाधर तिलक कोल्हापुर संस्थान को लगा हुआ अथनी नाम का गांव है जो बेलगांव और कोल्हापुर के बीच में है, वहां गया। क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने सोचा कि अगर मैं कोल्हापुर में जाकर यह कहता हूं तो छत्रपति शाहू महाराज राजा ही नहीं है, पहलवान भी है, पटक पटक कर मारेगा। इसलिए बाल गंगाधर तिलक छत्रपति शाहू महाराज के संस्थान के बाहर अथनी नाम का गांव था, वहां सम्मेलन लिया और उस सम्मेलन में भाषण किया। तिलक ने पब्लिक मीटिंग में भाषण किया और कहा, क्या कहा? भाषण में कहा, तेली, तंबोली और कुनभटों को संसद में, विधिमंडल में जाकर क्या हल चलाना है,
संसद और विधिमंडल कोई भूमि है जिस पर हल चलाया जाए। बाल गंगाधर तिलक ने अपने भाषण में कहा, तेली को संसद में जाकर क्या तेल निकालना है, दर्जी को संसद में जाकर क्या हल चलाना है, और कुनभटों को, यानी उस समय कुनबी कहा जाता था मराठा लोगों को, तो उसको कुनबी भी नहीं कहा, उसको गाली देकर कहा कुनभट। कुनबी को कुनबी नहीं कहा, कुनभट, गाली देकर कहा, पब्लिक मीटिंग में कहा। और ये बात केसरी नाम का जो उसका अखबार था उसमें छपकर आया हुआ है, रिकॉर्डेड है, लिखी हुई बात है। इसका मतलब यह है कि बाल गंगाधर तिलक हमारे लोगों को विधिमंडल में रिप्रेजेंटेशन देने के लिए तैयार नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक ये कहा करते थे, आप लोगों को पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, हमारे मास्टर लोग पढ़ाते हैं, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर रहेंगे। हमारे मास्टर लोग भी बच्चों को पढ़ाते हैं और पढ़ाते वक्त उनकी छाती साली चौड़ी हो जाती है। मैं पूछता क्यों चौड़ी होती है तेरी छाती है? तेरी छाती क्यों चौड़ी होती है? तेरी छाती चौड़ी होने का क्या कारण है? स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक कहा करते थे। मगर वो स्वराज्य में हमारे लोगों को कोई अधिकार देने के लिए राजी नहीं थे। उन्होंने इसके बारे में तेली, तंबोली और कुनभटों की बात कही। साथियों, ये जो स्वराज्य का आंदोलन था तिलक का, ये क्या था ये भी हमारे लोगों को मालूम नहीं है। स्वराज्य का आंदोलन क्या था आपको बताता हूं। साथियों, बाल गंगाधर तिलक ने यवतमाल में भाषण किया, अकोला में भाषण किया, भुसावल में भाषण किया। उस भाषण में उन्होंने कहा, जो कहा बताता हूं। उन्होंने कहा, स्वराज्य का यह अर्थ नहीं है कि अंग्रेजों को भारत से भगाया जाए। तो फिर स्वराज्य का क्या अर्थ है? तिलक ने बताया। तो फिर स्वराज्य का क्या अर्थ है? स्वराज्य का अर्थ यह है कि प्राचीन काल में राजा जब राज्य का प्रशासन चलाते थे तो उस समय जो लर्न ब्राह्मण होते थे, पढ़े लिखे ब्राह्मण होते थे, उन लर्न ब्राह्मणों को लेकर वो राजा प्राचीन समय में अपना राज्य शकट प्रशासन चलाते थे। अगर अंग्रेज भी आज के लर्न ब्राह्मणों को लेकर प्रशासन चलाना चाहते हैं तो अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, अंग्रेज भारत में ही रह सकते हैं। अंग्रेजों का राजा हमारा राजा होगा, अंग्रेजों का सम्राट हमारा सम्राट होगा, अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। यह बाल गंगाधर तिलक का स्वराज्य। अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है, केवल प्रशासन चलाने के लिए ब्राह्मणों को अधिकार दिया जाए। जिस तरह से अकबर ने, बाबर ने मुसलमानों के राज में ब्राह्मणों को अधिकार दिया था, वैसा अंग्रेज दे और दोनों मिलके यहाँ के प्रजा को हम रगड़ते रहे। ऐसा बाल गंगाधर तिलक का स्वराज्य था। कितने लोगों को जानकारी है? अरे लिखित है, दस्तावेज है। हमारे लोग महापुरुषों का केवल जिंदाबाद करते रहते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे आंदोलन खत्म हो रहा है, तुम जिंदाबाद कर रहे हो, जिंदाबाद 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 कहते 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 हमारा आंदोलन खत्म हो गया। जय भीम बोलो और किधर भी चलो, जय भीम बोलो और किधर भी चलो, जिधर मौका मिले उधर चलो, जिंदाबाद करते रहते हमारे लोग। मालूम ही नहीं क्या हो रहा है, केवल बाबा साहब अम्बेडकर जिंदाबाद। हमारे लोग बाबा को मानते हैं, बाबा की मानते ही नहीं है। हमारे लोग बाबा को मानते हैं, बाबा की मानते ही नहीं है। बाबा की क्यों नहीं मानते? क्योंकि बाबा की जानते ही नहीं है। अगर जानते होते तो मानते भी होते।
जानते ही नहीं है तो मानेंगे कहां से? ये जानकारी लोगों को साथियों दिया जाना बहुत जरूरी है, लोगों को जागरण करना जरूरी है। अभ्यास करके नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं उन लोगों को अभ्यास करके लोगों को जगाना चाहिए, ये काम किया जाना चाहिए। मगर ये काम कोई करता नहीं है, केवल जिंदाबाद करवाने का काम किया जाता है। साथियों, जब बाल गंगाधर तिलक ने इस बात का विरोध किया तो अंग्रेजों ने उस विरोध को ध्यान में रखते हुए 1919 का कानून पास किया और हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन देने से इनकार कर दिया। मगर नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन दिया और उस कानून में एक प्रोविजन में ये लिखा हर 10 साल बाद इसकी समीक्षा होगी। समीक्षा करने के लिए 1928 को साइमन कमीशन भारत में आया और साइमन कमीशन ने घोषित किया कि जो पिछले समय में जिन समूहों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया उन लोगों के रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी विचार किया जाएगा। ये बात जब साइमन कमीशन ने घोषित की तब तक एक परिवर्तन हो चुका था। 1920 में बाल गंगाधर तिलक का मृत्यु हो गया था, 1922 में छत्रपति शाहू महाराज का मृत्यु हो गया था। बाल गंगाधर का मृत्यु होने से गांधी जी कांग्रेस के नेता बने, छत्रपति शाहू महाराज का मृत्यु होने से ये सारा उत्तराधिकार बाबा साहब अम्बेडकर के पास चला आया। और इस तरह से 1928 को जब साइमन कमीशन भारत में आया तो गांधी जी ने सोचा कि ये 1918 वाले जो लोग हैं ये फिर रिप्रेजेंटेशन मांग सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए गांधी जी ने आंदोलन शुरू कर दिया, साइमन चले जाओ। साइमन चले जाओ का आंदोलन, हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन ना मिले इसके लिए गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। बहुत लोगों को मालूम नहीं है। जब अंग्रेजों को चले जाओ कहा गांधी जी ने, साइमन कमीशन को कहा चले जाओ, तो गांधी जी ने पूछा, अंग्रेजों ने पूछा क्यों चले जाओ? साइमन ने पूछा क्यों चले जाओ? तो गांधी जी ने कहा साइमन कमीशन पर भारतीय प्रतिनिधि नहीं लिया गया। तो अंग्रेजों ने गांधी जी को कहा, गांधी जी आप बैरिस्टर हो, अनपढ़ तो हो नहीं, आप बैरिस्टर हो, चाहे आप मैट्रिक बैरिस्टर हो मगर हो तो बैरिस्टर। गांधी जी मैट्रिक बैरिस्टर थे, बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। गांधी जी मैट्रिक बैरिस्टर थे, सरदार पटेल ग्रेजुएट बैरिस्टर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ग्रेजुएट बैरिस्टर थे, जवाहरलाल नेहरू ग्रेजुएट बैरिस्टर थे, बाबा साहब अम्बेडकर ग्रेजुएट बैरिस्टर थे, गांधी जी मैट्रिक बैरिस्टर थे। और गांधी जी मैट्रिक 4 बार फेल हो गए थे। ये बात गॉड एंड फॉल्स गॉड एंड अनटचेबल नाम की जो किताब स्वपन कुमार विश्वास जो भारत सरकार का आईएएस ऑफिसर है और अभी भी है, उसके किताब में लिखी हुई है कि गांधी जी 4 बार मैट्रिक फेल हो गए थे और स्वपन कुमार विश्वास आज भी होम मिनिस्ट्री में आईएएस ऑफिसर है और भारत सरकार ने उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। इससे सिद्ध होता है कि भारत सरकार भी मानती है कि गांधी जी 4 बार फेल हो गए थे। साथियों, एक किताब का नाम भी मैंने आपको बताया, आप छानबीन कर लो। अंग्रेजों ने गांधी जी को पूछा, गांधी जी आप बैरिस्टर हो, अरे साइमन कमीशन स्टैट्यूटरी कमीशन है, ये वैधानिक कमीशन है, ये सरकारी कमीशन है, तुम सरकारी आदमी हो या विरोधी पार्टी के हो? अगर तुम विरोधी पार्टी के हो तो तुम्हारा आदमी सरकारी कमीशन पर कैसे हो सकता? इतनी बात बैरिस्टर होकर भी तुमको समझ में नहीं आती? अगर तुम्हारे मन में कोई आशंका है और तुमको ऐसा लगता है कि साइमन कमीशन जो रिकमेंडेशन करेगा सरकार उसको एज इट इज अमल में लाएगी, तो इस आशंका को हम दूर करना चाहते हैं। साइमन कमीशन जो भी रिकमेंडेशन करेगा
उस रिकमेंडेशन पर फाइनल डिसीजन लेने के पहले फिर आप लोगों से वार्ता की जाएगी, उसके बाद ही इसको लागू किया जाएगा। यह आश्वासन जब अंग्रेजों ने गांधी जी को दिया तो गांधी जी ने साइमन कमीशन चले जाओ का आंदोलन वापस लिया। साइमन ने अपना काम किया, रिपोर्ट दिया, फाइनल डिसीजन लेने के लिए जैसा अंग्रेजों ने आश्वासन दिया था उस आश्वासन के तहत राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाया। गांधी जी को उस पर अपनी राय देने के लिए इंग्लैंड में बुलाया, मगर गांधी जी नहीं गए। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी छोड़कर सभी लोग गए। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का रिपोर्ट पब्लिश हुआ और दोबारा 1932 को सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, क्योंकि गांधी जी नहीं आए थे और कांग्रेस को लिखा गया कि अपना प्रतिनिधि भेजो। कांग्रेस ने फिर से गांधी जी को प्रतिनिधि बनाया और गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को गए। और जब गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को गए तो उन्होंने अपने साथ में 2 बकरियां भी लेकर गए। गांधी जी के साथ में 2 बकरियां वो इंग्लैंड में लेके गए। 2 बकरियां, गांधी जी बकरी का दूध पीते थे, बकरी को काजू खिलाते थे और बकरी का दूध पीते थे। पत्रकारों ने गांधी जी को पूछा, गांधी जी आप डायरेक्ट काजू क्यों नहीं खाते हो? गांधी जी ने कहा कि बकरी काजू खाती है और दूध में काजू का सारा अर्क आ जाता है, चबाने का कष्ट बच जाता है। गांधी जी महान थे। गांधी जी ने ये बकरियां इंग्लैंड में लेके गए। ये 2 बकरियां है। तो ये फोटो में वो जो अंग्रेज लोग हैं वो फोटो में वो गांधी जी को देखने के बजाय बकरियों को देख रहे हैं कि ये क्या मामला है। इसलिए मैं कहता रहता हूं कि गांधी जी महान थे। मैं ये किताब लिख रहा हूं, उस किताब का नाम है गांधी जी महान थे क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। ऐसा एक किताब में लिख रहा हूं, वो जल्दी ही आ जाएगा मार्केट में और मैं प्रमाण के आधार पर सिद्ध कर दूंगा कि गांधी जी महान थे। साथियों, गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो मांग मांगी थी उसमें 4 बातें थी। नंबर 1, एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन, लोक संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, यह सभी भारतीयों के लिए था। दूसरा मुद्दा था सेपरेट इलेक्टेड, यह अनटचेबल लोगों के लिए था। सेपरेट इलेक्टेड के बाद ड्वेल वोटिंग अनटचेबल लोगों के लिए था। चौथी मांग थी एडल्ट फ्रेंचाइज, सभी भारतीय लोगों के लिए था और खास तौर पे जो अनटचेबल नहीं है, आदिवासी नहीं है और बैकवर्ड क्लासेस के, अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं जिनको अनटचेबिलिटी लागू नहीं है, उनको अगर एडल्ट फ्रेंचाइज मिल जाता है तो संख्या के आधार पर वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं और चुनकर आ सकते हैं। इसका फायदा आज 90% राज्यों के मुख्यमंत्री अदर बैकवर्ड क्लासेस के हैं। ये लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर ने 1932 को एडल्ट फ्रेंचाइज की वहां लड़ी और आज भी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को इसके बारे में कोई पता नहीं है, जानकारी नहीं है। अगर एडल्ट फ्रेंचाइज लागू नहीं होता तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कन्नमवार जो अंगूठा टेक था, थम्स अप था, वो मुख्यमंत्री नहीं हो सकता था। वसंतदादा पाटिल चौथी पास थे, वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नहीं हो सकते थे अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने एडल्ट फ्रेंचाइज का आंदोलन नहीं चलाया होता। केशुभाई पटेल गुजरात का मुख्यमंत्री बना, 7वीं पास। एडल्ट फ्रेंचाइज का आंदोलन नहीं होता तो वो भी कभी मुख्यमंत्री नहीं होता। बहुत लोगों को यह इतिहास मालूम नहीं है। ये 4 मांगे मांगी, गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए और वो उठकर इसका विरोध करने के लिए खड़े हुए। गांधी जी उठकर खड़े हुए। इसके पहले कि गांधी जी ने क्या कहा आपको बताऊं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का पिक्चर आपको बताना चाहता हूं। जज के कुर्सी में अंग्रेज बैठे थे और राउंड कुर्सियों में भारत के जो प्रतिनिधि जो आपस में लड़ रहे झगड़ रहे थे वो कुर्सियों में बैठे थे और जज के कुर्सी में अंग्रेज बैठे थे। गांधी जी उठकर खड़े हुए और उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर ने जो कहा था उसके विरोध में भाषण करना शुरू किया और उन्होंने कहा यदि अंग्रेज मुझे
आजादी देने के लिए तैयार होते हैं और उस आजादी में अछूतों को अलग अधिकार देते हैं, तो मुझे ऐसी आजादी नहीं चाहिए। यकीन करोगे कि गांधी जी ने यह कहा होगा? जब हम कहते हैं ये लिखा हुआ है और लिखी हुई बात हम आपको बता रहे हैं, तब भी हमारे लोग विश्वास नहीं करते। अरे दूसरे तो करते ही नहीं, हमारे लोग भी विश्वास नहीं करते। जब हम कहते अरे ये है, ये उन्होंने कहा, क्यों विश्वास नहीं करते हो? तो उनको मैंने पूछा क्यों नहीं करते हो, तो उन्होंने कहा गांधी जी ऐसा नहीं कह सकते। मैंने पूछा क्यों नहीं कह सकते, तो उन्होंने कहा वो महात्मा थे ना, वो महात्मा थे इसलिए ऐसा कैसे कह सकते। हमारे जो भोले शंकर लोग हैं, हमारे जो साधारण लोग हैं, उन लोगों को गांधी एक राजनीतिक आदमी था और इंग्लैंड में धर्म प्रचार करने के लिए और प्रवचन देने के लिए नहीं गया था, वहां कांग्रेस का नेता के तौर पर गया था। हमारे लोगों को जानकारी नहीं है, वहां वो कांग्रेस के नेतृत्व के तौर पर गया था, तो कांग्रेस की बात वो कर रहा था। ये बात हमारे लोगों को इतिहास में जानकारी नहीं है। गांधी जी ने कहा, क्या कहा कि यदि अंग्रेज मुझे आजादी देने के लिए तैयार होते हैं और उस आजादी में शेड्यूल कास्ट के लोगों को अलग अधिकार देते हैं, तो मुझे ऐसी आजादी बिल्कुल नहीं चाहिए। ये बात गांधी ने कही, ये बात लिखित है। और ये बात आपको अगर जानकारी चाहिए, हरिभाऊ नरके जो महाराष्ट्र सरकार का राइटिंग एंड स्पीचेस का जो वॉल्यूम है, उसके जो एडिटर है, उसको मैं इंग्लैंड लेके गया था। उन्होंने अंग्रेजों के रिकॉर्ड में लिख कर लाया कि वहां लिखा हुआ है, लिखित है, दस्तावेज है। और ये बात महाराष्ट्र सरकार का राइटिंग एंड स्पीचेस के वॉल्यूम का जो एडिटर है हरिभाऊ नरके, उसको हमने इंग्लैंड में 1 महीना रखा, उन्होंने लिख कर लाया, रिकॉर्ड है, काल्पनिक बात नहीं है। दूसरी बात गांधी जी ने कही, ये पहला मुद्दा था। दूसरा मुद्दा, अछूत हिंदू समाज का अभिन्न अंग है और इसलिए मैं अछूतों को किसी किस्म का अलग अधिकार देने के पक्ष में नहीं हूं। दूसरी नंबर की बात। तीसरी नंबर की बात उन्होंने कहा, यदि मेरी इस बात से नाराज होकर अछूत इस्लाम धर्म कबूल कर लेते हैं या क्रिश्चियन धर्म कबूल कर लेते हैं, तो भी मेरा कोई इतराज नहीं है। वो ऐसा कर सकते हैं, वो मुसलमान बन सकते हैं, वो क्रिश्चियन बन सकते हैं, मगर मैं बिल्कुल अलग अधिकार देने के पक्ष में नहीं हूं। लिखित है, दस्तावेज है, अगर पढ़ना चाहते हैं, जो भी पढ़ना चाहता है उसके लिए हमारे पास अवेलेबल है। ये भाषण गांधी जी ने राउंड टेबल ऑफ कॉन्फ्रेंस में कहा। फिर अंग्रेजों ने गांधी जी का बोलने के बाद गांधी जी बैठ गए और बैठने के बाद बाबा साहब अम्बेडकर उठकर खड़े हुए और गांधी जी ने जो कहा था उसका उन्होंने प्रतिवाद करना शुरू किया और कहा, क्या कहा? गांधी जी कहते हैं कि अछूत हिंदू समाज का अभिन्न अंग है, मैं इसलिए अछूतों को अलग अधिकार देने के पक्ष में नहीं हूं। अगर गांधी जी ऐसा कहते हैं तो मैं गांधी जी को कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। बाबा साहब अम्बेडकर ने पहला सवाल पूछा, यदि अछूत हिंदू समाज का अभिन्न अंग है तो मैं ये पूछना चाहता हूं गांधी जी को, गांधी जी इस बात का जवाब दे कि क्या अछूतों के साथ हिंदू समाज के गांधी जी और गांधी जी के जो लोग हैं वो अछूतों की बेटियों को अपने घर में ब्याह कर ले जाते हैं या अछूतों के घरों में अपनी बेटियां ब्याहने का काम करते हैं? क्या वो ऐसा करते हैं?
इंटरमैरी करते हैं। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने डंके की चोट पर गांधी जी को कहा, यदि अछूत हिंदू समाज का अभिन्न अंग है तो बताइए गांधी जी, क्या वो इंटरमैरी अछूतों की लड़की अपने घर में ब्याह कर ले जाते हैं या अछूतों के घर में अपनी लड़की ब्याहते हैं? क्या वो ऐसा करते हैं? और अगर ऐसा करते हैं तो गांधी जी बताए। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा सवाल पूछा, गांधी जी की बोलती बंद हो गई। गांधी जी चुप हो गए। गांधी जी बैरिस्टर थे, बोलने में बहुत माहिर थे, मगर गांधी जी की बोलती बंद हो गई। बाबा साहब अम्बेडकर ने दूसरा सवाल पूछा, गांधी जी बताइए, अगर अछूत हिंदू समाज का अभिन्न अंग है तो क्या आप और आपके लोग हमारे लोगों के साथ बैठकर इंटर डाइनिंग इकट्ठा बैठकर खाना खाते हैं? जब बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों के सामने सवाल पूछा, गांधी जी की बोलती बंद हो गई। गांधी जी चुप हो गए। गांधी जी कोई जवाब नहीं दे पाए। बाबा साहब अम्बेडकर ने तीसरा सवाल पूछा, गांधी जी, आपका भगवान आपके मंदिर में रहता है, अगर अछूत हिंदू समाज का अभिन्न अंग है तो क्या अछूतों को आपके मंदिरों में जाने का जिस तरह से हिंदुओं को अधिकार है उस तरह से अछूतों को भी अधिकार है? और अगर ये अधिकार होता तो नासिक में काला राम मंदिर के समय में आपके कांग्रेस के लोगों ने जो हमारे लोगों पर पत्थरे मारे, ऐसा घटिया चित्र देखने को नहीं मिलता। क्या आप बता सकते हो कि ऐसा है? गांधी जी की बोलती फिर बंद हो गई। गांधी जी चुप हो गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने चौथा सवाल पूछा कि हमारे लोग गांव में रहते हैं और गांवों में बहुत बार पानी का अकाल पड़ता है, ऐसे समय में स्वर्ण हिंदुओं के कुएं में पानी होता है, और ऐसे संकट के घड़ी में अगर अछूत हिंदू समाज का अभिन्न अंग है तो क्या स्वर्ण हिंदू के कुओं पर हमारे लोग जाकर पानी भर सकते हैं? क्या आपके लोग हमारे लोगों को पानी देते हैं? गांधी जी की बोलती बंद। गांधी जी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। जब बाबा साहब अम्बेडकर ने एक के बाद एक सवाल पूछना शुरू कर दिया, और जब सवाल पूछा और कोई का जवाब गांधी जी दे नहीं पाए तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने सवाल पूछना बंद कर दिया और कहा, अगर इसका जवाब नकारात्मक है तो यह सिद्ध होता है कि अछूत हिंदू समाज का अभिन्न अंग नहीं है। अगर अछूत हिंदू समाज का अभिन्न अंग नहीं है तो इससे दूसरी बात सिद्ध होती है, वो ये सिद्ध होती है कि अछूत सेपरेट है। अछूत सेपरेट है। अगर सेपरेट है तो उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाना चाहिए। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कही तो गांधी जी को समझ में आया कि इस केस में वो हार गए हैं, क्योंकि वकील को पहले ही समझ में आ जाता है कि वो कौन सी केस जीतने वाला है और कौन सी चीज हारने वाला है। गांधी जी को समझ में आया एक केस हार गया। आमने सामने हुआ और अंग्रेजों ने गांधी जी को पूछा भी, गांधी जी कुछ है? कुछ नहीं। गांधी जी फिर भी उठकर खड़े हुए और खड़े होने के बाद गांधी जी ने कहा, वो भी भयानक बात है, खड़े हो गए और खड़े होकर कहा, क्या कहा? खड़े होकर कहा, यदि मुसलमान अंबेडकर की बातों का विरोध नहीं करते हैं तो मैं भी विरोध नहीं करूंगा। क्या कहा? यदि मुसलमान अंबेडकर की बातों का विरोध नहीं करते हैं मैं भी विरोध नहीं करूंगा। इसका दूसरा अर्थ होता है, होशियार वकील इस तरह की बातें करता है, दो अर्थ वाली। इसका दूसरा अर्थ होता है, यदि मुसलमान विरोध करते हैं तो मैं भी करूंगा। इसका दूसरा अर्थ यह होता है। इसलिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस समाप्त हो गई। समाप्त होने के बाद गांधी जी ने मुसलमानों को बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करने के लिए अपने घर में बुलाया और अपने घर में खाना मुसलमान नेताओं को खिलाया। और गांधी जी शाकाहारी थे, मगर गांधी जी ने मुसलमानों को खुश करने के लिए गोश्त खिलाया। गोश्त का मतलब होता है गाय का मांस। गांधी जी गाय को गोमाता कहते थे,
मगर इंग्लैंड में नहीं कहते थे, इधर कहते थे। तो इंग्लैंड में उन्होंने मुसलमानों को गोश्त खिलाया ताकि मुसलमान खुश हो जाए। मुसलमानों को गोश्त खिलाने के बाद गांधी जी ने उनके सामने प्रस्ताव रखा। ये कहानी सुनकर आप लोगों को पता चलेगा कि गांधी जी किसी भी मापदंड के आधार पर महात्मा नहीं है। गांधी जी ने मुसलमानों के सामने प्रस्ताव रखा कि मैं एक ब्लैंक पेपर पर साइन कर देता हूं, आपकी मुसलमानों की सारी मांगे मुझे मंजूर है, आप जो मांगना चाहते हो मंजूर है, मगर मेरी एक शर्त है, अंबेडकर की मांगों का विरोध करना होगा। जैसा उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पहले कहा था, मुसलमानों को विरोध करने के लिए, खड़ा करने के लिए गांधी जी मुसलमानों के साथ सौदेबाजी करने के लिए तैयार हो गए कि तुम्हारी सारी बातें मुझे मंजूर है, मगर अंबेडकर की बातों का विरोध करना होगा। मुसलमान नेताओं को आशंका हुई कि गांधी जी बनिया आदमी हैं और बनिया लेता ज्यादा है, देता नहीं है। इसलिए मुसलमानों को आशंका हुई कि कहीं ये मुसलमानों को फंसाने का काम तो नहीं कर रहा है। उनको जल्दी समझ में आया कि गांधी जी मुसलमानों को अछूतों के साथ भिड़ाना चाहता है। जैसी मुसलमानों नेताओं को बात समझ में आई, मुसलमानों ने गांधी जी को कहा, गांधी जी आपको अगर हमारी बातें मंजूर है तो ठीक है, इसका विरोध करो, उसका विरोध करो, उसका विरोध करो, ये हम करने वाले नहीं हैं। अगर आपको हमारी बातें मंजूर है तो ठीक है, अगर मंजूर नहीं है तो वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम कह के मुसलमान गांधी जी को बोल करके चले गए। चले नहीं गए, वो सीधे बाबा साहब अम्बेडकर के पास गए और बाबा साहब अम्बेडकर को कहा कि गांधी जी ने हमारे सामने ऐसे प्रस्ताव रखा। बाबा साहब अम्बेडकर को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने एक लेटर निकाला, अखबार में दिया कि गांधी जी अगर इसी तरह के षड्यंत्रकारी कार्यों में लिप्त रहे तो गांधी जी का महात्मापन ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। मैं गांधी जी को सलाह देना चाहता हूं कि गांधी जी इस तरह के षड्यंत्रकारी कार्यों से अलिप्त रहे तो ठीक है, वरना उनका महात्मापन ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। साथियों, दूसरे दिन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। गांधी जी को समझ में आया कि मुसलमान उनकी बात नहीं मान रहे हैं, तो उनको समझ में आया केस वो हार गए हैं। और ऐसी स्थिति में वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने देखा कि बाबा साहब अम्बेडकर की बातें मंजूर होने वाली है। तो गांधी जी उठकर खड़े हुए और कहा, यदि अम्बेडकर की बातें मंजूर की गई तो मैं जान की बाजी लगा दूंगा और जान की बाजी लगाकर इसका विरोध करूंगा। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस समाप्त हुई। प्रधानमंत्री ने प्रस्ताव रखा कि जो निर्णय अंग्रेज देंगे वो मंजूर होगा। भारतीय लोगों को सबसे पहले गांधी जी ने साइन किया कि मुझे मंजूर होगा, अंग्रेज जो भी फैसला करेंगे। और इसके तहत गांधी जी धमकी देकर भारत वापस आए। बॉम्बे में उतरे। उतरते ही अंग्रेजों ने गांधी जी को अरेस्ट किया, येरवड़ा जेल पूना में डाल दिया और 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड डिक्लेयर किया और बाबा साहब अम्बेडकर की सारी बातें मंजूर की। गांधी जी को पता चला कि बाबा साहब अम्बेडकर की सारी बातें मंजूर की गई है, तो उन्होंने प्रधानमंत्री को लेटर लिखा, सैम्यूअल होर को पत्र लिखा, मगर उन्होंने भी गांधी जी को जवाब दिया और कहा कि जो हमको करना था हमने कर दिया है और अब ये और आप गांधी जी और अंबेडकर के बीच में ये मामला है, अब हम बीच में नहीं हैं। अगर गांधी जी अंबेडकर के साथ बात करते हैं और अंबेडकर मान जाते हैं तो हम आवश्यक परिवर्तन करेंगे, मगर ये हमारा मामला नहीं है। गांधी जी बाबा साहब अम्बेडकर को प्रतिनिधि मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए गांधी जी को लगा अगर मैं अंबेडकर के साथ वार्ता करता हूं तो गांधी जी को प्रतिनिधित्व का दर्जा मिल जाएगा। वो गांधी जी को प्रतिनिधित्व का दर्जा देना नहीं चाहते थे, इसलिए गांधी जी ने इसके विरोध में उपवास किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने स्टेटमेंट रिलीज किया कि हर संभव प्रयास करके गांधी जी को बचाया जाए, और मगर जो हक और अधिकार हमने हासिल किए हैं वो हक और अधिकार छोड़ने के लिए हम बिल्कुल राजी नहीं हैं, मगर गांधी जी का हर संभव प्रयास करके प्राण बचाया जाए। इतने में ही गांधी जी की हालत खराब हुई और सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी को मिलने के लिए येरवड़ा जेल में आए। जब गांधी जी को मिलने के लिए येरवड़ा जेल में गांधी जी सरदार पटेल आए तो उस समय केवल 3 लोग थे। सरदार पटेल ने गांधी जी को कहा, गांधी जी
स्वर्ण हिंदू और अछूतों के बीच में आपने अपने आप को सैंडविच क्यों बनाया? देश आजाद होने वाला है और सत्ता तुम लोगों को मिलने वाली है। ऐसे स्थिति में अगर इन लोगों के सच्चे प्रतिनिधि संसद पर चुनकर जाने लगे तो संसद में ये लोग तुम्हारी सरकार चलने नहीं देंगे। इतना ही नहीं, बल्कि जब मुसलमानों के रियल रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आएंगे और अछूतों के भी आएंगे तो ये प्रतिनिधि इतने रियल रहेंगे कि वो स्वर्ण हिंदुओं के लिए जान का खतरा पैदा कर सकते हैं। इसलिए मुसलमान और अछूत गुंडे, उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव को गुंडे शब्द इस्तेमाल किया, मुसलमान और अछूत गुंडे, इन लोगों से स्वर्ण हिंदुओं को बचाना जरूरी है। और स्वर्ण हिंदुओं को बचाने के लिए मैं जान की बाजी लगा के बैठा हुआ हूं। आप समझने की कोशिश करो। गांधी जी ने उस सीक्रेट वार्तालाप में जो बात कही, पब्लिक मीटिंग में वो कुछ और कहते थे। पब्लिक मीटिंग में कहते थे राष्ट्र के लिए खतरा है, और प्राइवेट में कहा स्वर्ण हिंदुओं के लिए खतरा है, इनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया जा सकता है, सही रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, ये बात वो कह रहे थे। ये बात हमको कैसे मालूम हुआ? क्योंकि उस समय तो हम नहीं थे। हमको कैसे मालूम हुआ? क्योंकि उस समय केवल 3 आदमी थे, गांधी जी, सरदार पटेल और महादेव भाई देसाई, जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे। जब दोनों में वार्ता चल रही थी तो महादेव भाई देसाई डायरी में लिख रहे थे। अब गांधी जी नहीं है, सरदार पटेल नहीं है, महादेव भाई देसाई नहीं है, मगर महादेव भाई देसाई की डायरी है। और डायरी की वजह से हमको मालूम हुआ, क्योंकि हम तो गांधी जी के पीछे पड़े हुए हैं। इसलिए गांधी जी के रेफरेंस में जो भी जानकारी है वो हम चाहे पाताल में भी हो ढूंढ कर लाते हैं। तो ये सबूत हम लोगों को मिला, और इस सबूत से सिद्ध होता है कि गांधी जी हमारे रियल रिप्रेजेंटेटिव चुनकर जाना नहीं चाहिए, इसके लिए षड्यंत्र कर रहे थे। ये बात सरदार पटेल के साथ जो गांधी जी ने रेलवाड़ा जेल में बात की उससे प्रमाणित होता है, और ये दस्तावेजी सबूत है। साथियों, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मुसलमानों के साथ जो बात की और रेलवाड़ा जेल में जो बात की, इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि गांधी जी किसी भी मापदंड के आधार पर महात्मा नहीं है। मैं तो कभी कभी सोचता हूं कि साला गांधी जी के शरीर में आत्मा रहती थी क्या? मैं तो आत्मा फात्मा को मानता नहीं हूं, मगर जो आत्मा को मानने वाले लोग हैं, मैं तो सोचता हूं, मुझे तो डाउट होता है कि गांधी जी के शरीर में सारी आत्मा रहती थी क्या? महात्मा तो बहुत दूर की बात है, मुझे तो यह भी डाउट होता है। साथियों, गांधी जी के द्वारा रेलवाड़ा जेल में जो कहा गया उसे सिद्ध होता है कि गांधी जी हमारे लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना नहीं चाहते थे। गांधी जी की हालत खराब हो गई। मदन मोहन मालवीय बाबा साहब अम्बेडकर को दादर में मिलने के लिए आए। दादर में सभा हुई। उस सभा में बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा गांधी जी की जान बचाओ, मगर मैं हक अधिकार जो हासिल किए छोड़ने के लिए राजी नहीं हूं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो ये सामने जो इलेक्ट्रिक का पोल देख रहे हो उस पर मुझे फांसी पर लटका दो, मगर मैं ये हक अधिकार छोड़ने के लिए बिल्कुल राजी नहीं हूं। कांग्रेस के लोगों ने, गांधी जी ने सोचा था कि अगर मैं उपवास करूंगा तो ऐसी आंधी बहेगी, ऐसी आंधी बहेगी, ऐसी आंधी बहेगी कि मैं इस आंधी में गांधी जी आंबेडकर उड़कर चले जाएंगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। इसलिए गांधी जी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा दूसरी योजना बनाई गई। बाबा साहब अम्बेडकर को हत्या की धमकी देने वाले लेटर लिखे गए, मगर उसका भी परिणाम नहीं हुआ। तो कांग्रेस के लोगों ने परिस्थिति रिव्यू की, समीक्षा की। समीक्षा करने के बाद कांग्रेस के लोगों ने गांव में रहने वाले हमारे लोगों के घर जलाने का प्लान बनाया। जब उन्होंने घर जलाने का प्लान बनाया, कानपुर के देहात में घर जलाए गए, वाराणसी के देहात में घर जलाए गए, पटना के देहात में घर जलाए गए। तो बाबा साहब अम्बेडकर को समझ में आया कि अगर गांव के हमारे लोगों के घर जलाए जाते हैं तो हमारे निराश्रित लोग, हेल्पलेस लोग, उनका सत्यानाश हो जाएगा। और इस तरह से षड्यंत्र करके बाबा साहब अम्बेडकर को पूना पैक्ट पर साइन करने के लिए मजबूर किया गया। और बाबा साहब अम्बेडकर ने 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट पर साइन किया।
और अगर पूना पैक्ट ना होता तो साथियों हमारे रियल रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आते, और संसद में 119 लोग अगर हमारे रियल रिप्रेजेंटेटिव चुनकर आते, विधानसभा में 1050 लोग चुनकर आते, तो क्या होता? अगर आपको लोकसभा का ही उदाहरण दिया जाए कि लोकसभा में 119 लोग चुनकर आते तो बाबा साहब अम्बेडकर रिकॉग्नाइज अपोजिशन लीडर होते, और वो बाद में अदर बैकवर्ड कास्ट और माइनॉरिटी का मामला उठाते तो बैकवर्ड और माइनॉरिटी के लोग भी उनको साथ आकर मिल जाते, तो इससे अगले चुनाव में उनकी सीटें बढ़ जाती, फिर दूसरे चुनाव में सीटें बढ़ जाती, और तीसरे चुनाव में उनको बहुमत मिल जाता। और इस तरह से आजाद भारत में अगर पूना पैक्ट ना होता तो हम आजाद भारत में भारत के शासक वर्ग होते। अगर हम भारत के शासक वर्ग होते तो हम अपनी सारी समस्याओं का खुद समाधान करने लायक होते। मगर पूना पैक्ट हुआ, और पूना पैक्ट होने से क्या हुआ? पूना पैक्ट होने से हम रियल रिप्रेजेंटेटिव चुनकर भेजने में नाकामयाब रहे, और जॉइंट इलेक्टेड लागू हुआ। जॉइंट इलेक्टेड से दलाल बड़वे पैदा हुए, स्टूज पैदा हुए, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर खुद कहते हैं। ये बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, क्योंकि साथियों बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बात कही कि पूना पैक्ट से क्या हुआ? पूना पैक्ट से हमारे प्रतिनिधि चुनकर जाने के बजाय स्वर्ण हिंदुओं के प्रतिनिधि चुनकर जाने लगे। ये उन्होंने लिख कर रखा, द जॉइंट इलेक्टेड इज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कास्ट हिंदूज, टू यूज ए फैमिलियर फ्रेज, ए रॉटम बोरो, in which the caste Hindus get the right to nominate all untouchable and untouchable to sit nominally as a representative of untouchables, but really as a tool of caste Hindus। इससे सिद्ध होता है कि पूना पैक्ट से हमारे रियल रिप्रेजेंटेटिव चुनकर जाने के बजाय टूल चुनकर जाने लगे। दूसरा शब्द प्रयोग उन्होंने किया स्टूज, तीसरा शब्द प्रयोग उन्होंने किया एजेंट, और इस तरह से हमारे रियल रिप्रेजेंटेटिव चुनकर जाना खत्म हो गया। परिणामतः साथियों हमारे समाज में पॉलिटिकल रिजर्वेशन के तहत, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, स्टूज यानी स्टीज का अर्थ होता है पिट्ठू, पिछलग्गू, चमचा, एजेंट का अर्थ होता है दलाल और बड़ुआ। पंजाब के भाषण में पटियाला में उन्होंने कहा, एक शब्द कहा गद्दार, एक शब्द कहा गुलाम, एक शब्द कहा तलुवे चाटने वाले कुत्ते। यानी कुत्ते भी दो तरह के होते, एक भौंकने वाले कुत्ते और एक तलुवे चाटने वाले कुत्ते। बाबा साहब अम्बेडकर भौंकने वाले कुत्ते नहीं कह रहे, तलुवे चाटने वाले कुत्ते, ये उन्होंने लिखकर रखा। और आखिरी बात जो उन्होंने लिखकर रखी, सुनकर हैरानी हो जाएगी आप लोगों को। एक मिनट में ये बात जो उन्होंने लिखकर रखी वो आपको पढ़कर सुनाता हूं। द सेकंड मिसडीड ऑफ कांग्रेस वाज टू सब्जेक्ट द अनटचेबल कांग्रेसमैन टू द रिगर्स ऑफ पार्टी डिसिप्लिन। कांग्रेस ने दूसरा भयानक काम किया कि उन्होंने अछूतों के प्रतिनिधियों को कांग्रेस के अनुशासन में बांध कर रखा। दे वर कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ कांग्रेस पार्टी एग्जीक्यूटिव। कांग्रेस ने उनको अपने पूरे नियंत्रण में रखा। They could not ask a question which they did not like। वो ऐसा कोई सवाल नहीं पूछ सकते जिसको कांग्रेस लाइक नहीं करती। They could not move a resolution which did not permit। कांग्रेस के लोग जो प्रस्ताव को मंजूर नहीं करते उसको वो रेजोल्यूशन रख नहीं सकते विधानसभा में। They could not bring in legislation to which it objected। कांग्रेस जिस विधेयक का विरोध करते हैं ऐसा विधेयक वो विधानसभा में नहीं रख सकते। They could not vote as they wished। वो जिसको वोट देना चाहते हैं दे नहीं सकते। And could not speak what they felt। उनको जो लगता है वो बोल नहीं सकते। ऐसा लिखने के बाद उन्होंने लिखा, भयानक बात लिखा, They
could not vote as they wished and could not speak what they felt. They were there as a dumb, driven cattle. वो गूंगे बहरे जानवर बना दिए गए, हाके जाने वाले जानवर बना दिए गए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा गूंगे बहरे हाके जाने वाले जानवर बना दिए गए। बाबा साहब ने अपने अनुभव के अनुसार कहा गूंगे और बहरे। मैं मेरा अनुभव बताता हूं, ये गूंगे और बहरे नहीं अभी रहे, इसलिए मैंने अपना नया शब्द बनाया कि ये जो लोग हैं ये गूंगे बहरे जानवर नहीं, ये खस्सी किए हुए जानवर है, ये खस्सी किए हुए जानवर है। और इस तरह से साथियों बाबा साहब अम्बेडकर ने ये लिख कर रखा हुआ है रिटर्न में। जो उन्होंने कहा टू एंड दिस लॉन्ग एंड सैड स्टोरी द कांग्रेस सक्ड द जूस आउट ऑफ द पूना पैक्ट एंड थ्रू द रिंड इन द फेस ऑफ अनटचेबल। इसका अनुवाद यह है कि मैं इस दुख भरी कहानी का अंत करना चाहता हूं। मैं इस दुख भरी कहानी का यह अंत यह है कि कांग्रेस ने पूना पैक्ट से जो जूस निकला उसको गटक लिया, यानी उन्होंने ड्रिंक नहीं कहा, सख्त, यानी उन्होंने गटक लिया, चूस लिया। जैसे गन्ना होता है, आप गन्ने का छिलका निकालते हो, मुंह में डालते हो और चबाते हो और चबाने के बाद फिर देखते हो, अगर थोड़ा सा दिखा फिर डालते हो, फिर चबाते हो और फिर अभी कुछ भी नहीं फेंक देते हो। इसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने आगे कहा टू एंड दिस लॉन्ग एंड सैड स्टोरी द कांग्रेस सक्ड द जूस आउट ऑफ द पूना पैक्ट एंड थ्रू द रिंड इन द फेस ऑफ अनटचेबल। थ्रू द रिंड यानी छिलका हमारे मुंह पर फेंक के मारा, सारा जूस पी लिया और छिलका हमारे मुंह पर फेंक के मारा। साथियों गांधी और कांग्रेस ने जो छिलका हमारे मुंह पर फेंक के मारा, इससे हमारे लोगों को प्रतिनिधि भेजने का अधिकार खत्म हो गया। और इन प्रतिनिधियों ने जो जॉइंट इलेक्टोरेट ने दलाल और भड़वे पैदा किए, उसने बाबा साहब अम्बेडकर का और महापुरुषों का आंदोलन तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, खत्म कर दिया। जब यह आंदोलन तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, तो उसका मूल कारण पूना पैक्ट है और पूना पैक्ट का मूल कारण जॉइंट इलेक्टोरेट है। जॉइंट इलेक्टोरेट का मूल कारण गांधी जी है। अगर हम किसका धिक्कार कर रहे हैं तो वो गांधी जी का है, अगर हम किसका धिक्कार कर रहे हैं तो कांग्रेस का है। ये बात हमको ठीक से समझना होगा। इसलिए साथियों अगर पूना पैक्ट ने हमारे महापुरुषों के आंदोलन को तबाह और बर्बाद कर दिया तो हम लोगों को इसके बारे में लोगों को जानकार बनाना होगा और इन दलालों और भड़वों की व्यवस्था को खत्म करना होगा और खत्म करने के लिए राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाना होगा। राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलते ही दलाल और भड़वों की व्यवस्था खत्म हो जाएगी और खत्म होते ही साथियों हमारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन, इसके द्वारा हम लोगों को निर्माण करना होगा। अगर हम राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण करते हैं जन जागरण के द्वारा, अगर हम इन लोगों को प्रतिनिधि मानने से इनकार करते हैं तो हमारा राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण होगा और राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण होते ही साथियों हमारे लिबरेशन का, हमारे आजादी का जो मामला है उस समस्या का हल संभव होगा। और इसीलिए हम लोगों को राष्ट्रव्यापी आंदोलन का पुनरुज्जीवन करना होगा। ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन का पुनरुज्जीवन करने के लिए आप लोग साथ सहयोग देंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।